On to the next chapter, which is Lost Spring. लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है बच्चा पार्टी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये एक बुक लिखी है, अनीश जंग राइटर है। ये जो अनीश जंग राइटर है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने केस स्टडी एक तरह से आपको इस चैप्टर में दी है। लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है, पहले उसको समझते हैं। स्प्रिंग जो होता है वो ऐसा सीजन होता है साल का जब हरे भरे हो जाते हैं पेड़, फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं पेड़ों पर, ठीक है। यानी कि साल का वो वाला सीजन जो कि रिप्रेजेंट करता है नरिशमेंट, ब्लेसिंग को, जॉय को, है ना, न्यू बर्थ को, रेनेसेंस, सॉरी नॉट रेनेसेंस बट न्यू बर्थ को, फ्रेशनेस को, रिजुविनेशन को, मतलब हर अच्छी चीज बेसिकली आप जो मान सकते हैं और इस सीजन में आती है पेड़ पौधों के लिए। ऐसे ही जैसे साल का सबसे अच्छा सीजन है, इसी तरीके से हमारी लाइफ में सबसे अच्छा समय हमारा होता है चाइल्डहुड, बचपना। वही समय रिप्रेजेंट करता है जॉय को, रिजुविनेशन को, फ्रेशनेस को, एक तरह से इन सारी चीजों को। और इस लेसन में क्योंकि थीम है चाइल्ड लेबर का, राइटर आपको दो बच्चों की स्टोरी सुनाता है, जिनमें से एक कूड़ा बिनने वाला है, रैग पिकर है, और दूसरा एक बैंगल मेकर है। इन दोनों की स्टोरी के थ्रू आपको बताता है कि जो एक्सप्लॉइटेशन होता है चाइल्ड लेबर्स का, जो बच्चे होते हैं और वो बचपन में कम उम्र में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, उनके वो कैसे, उनका जो बचपन है, जो इनोसेंस है, वो उनसे छीन लिया जाता है। और ऐसा समय बचपन का, चाइल्डहुड का, जिस समय एक बच्चे को बहुत सारी केयर की जरूरत होती है, पढ़ाई की जरूरत होती है। इन दैट टाइम एक बच्चा होप करता है कि उसको खिलौने मिले खेलने के लिए, लेकिन हम बहुत दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में पुश हो गए हैं किसी न किसी कारण से, और उनको एजुकेशन, जॉय, ये सब तो बहुत दूर की बात है, वो 2 समय की रोटी भी नहीं जुटा पाते अपने, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो चाइल्ड लेबर हैं, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन एक चाइल्ड लेबर की वजह से किस सिचुएशन में पुश होता है कोई बच्चा, ये आपको बताया गया इस लेसन में। और एक कलेक्टिव अपील की गई है पूरे समाज से, पूरे सोसाइटी से हमारी, कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपसे एंड में पूछूंगा, लेकिन इन अ वे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इस लेसन में 2 स्टोरीज जो हैं उनके थ्रू आपको पोएट ने, राइटर ने क्या बताया सिंपली ये कि चाइल्ड लेबर किस तरीके से लोगों को इंपैक्ट करता है, किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है लोगों को जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं, और साथ साथ उनकी फैमिलीज, उनकी क्या सिचुएशन होती है, लिविंग सिचुएशन, क्या हालत में वो रहते हैं, ये भी आपको बताया गया, ठीक है। The author tells 2 real life experience stories and expresses concern about exploitation of children in hazardous jobs. Hazardous मतलब खतरनाक, जो नुकसानदेह। One of them is about साहिब आलम की कहानी है पहली। A boy and his teenage and his family of rag pickers migrate from Bangladesh, जो कि बांग्लादेश से आए हैं। रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स कौन होते हैं, जो कूड़ा बिनते हैं, ठीक है। और दूसरी है द स्टोरी ऑफ मुकेश, हु बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। दूसरी है स्टोरी ऑफ मुकेश। थीम क्या है, चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, पॉवर्टी एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, गरीबी, चाइल्ड लेबर और इनोसेंस का लॉस जो एक बच्चे का हो जाता है बेसिकली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, जो इसका पहला पार्ट है, व्हिच इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अगेन ये कैसा लेसन है जो कि अगर आपको मतलब अगर आप इसको समझ पाए ना तो आपको बहुत चोट देगा, आपको बहुत दुख सा होगा, क्योंकि हम सब लोग ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे ऐसे लोगों से टकराते हैं जो बहुत गरीब हैं, जो एज ए चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं। रेड लाइट पे आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जो कि अक्सर खिड़की बजा के आपकी कार को रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ पैसा मांगते हैं। ये हमारे चारों तरफ है लोग, लेकिन बहुत कम हमारा इंटरेक्शन होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। इनफैक्ट कई लोग तो बड़ा इनह्यूमन ट्रीट करते हैं इनको। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आप नहीं देना चाहते इनको पैसा, लेकिन इनकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं होती, इनको डांटने फटकारने की जरूरत नहीं होती। ये लोग ऑलरेडी बहुत सफर कर रहे हैं। आप सोचो ना, हम लोग कितनी सुख सुविधाओं में हैं, हमारे पास एक घर है, फैमिली है केयरिंग, हमें खाने की जरूरत होती है तो मम्मी खाना ले आती है, हमें दवाई की जरूरत होती है, पापा दवाई ले आते हैं, कुछ और हमें जरूरत होती है तो हम वो हमारे पास तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इनके पास बेसिक खाना भी नहीं है, उसको ये मांग रहे हैं रोड पर बेचारे, और जिन लोगों से मांग रहे हैं वो हम ही हैं जो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, इज माय अपील टू यू। आप स्टार्ट करते हैं चलिए इस लेसन को, और यही कोशिश है राइटर की भी, बट सिर्फ वो काफी नहीं होगा जो हम लोग सेंसिटिव बन के हो जाएगा, बट एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं हम, है ना। स्टार्ट ऑफ वहां से कर सकते हैं, आगे देखते हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करता हूं, पहला पार्ट, ऑथर्स एनकाउंटर्स विद साहिब। तो ऑथर जो है ना साहिब आलम से जाके मिलती हैं, और ये जगह कहां पर है, ये जगह है सीमापुरी, दिल्ली के अंदर। एक दिल्ली की इकलौती ऐसी जगह है जो है दिल्ली के अंदर, लेकिन लगता नहीं है यहां पर जाके कि आप दिल्ली के अंदर है। बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, छप्पर झोपड़ियां यहां पर हैं, स्लम्स जिसको आप बोलते हैं, ऐसे घर हैं, और इनह्यूमन कंडीशंस है, मतलब इसमें जाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप इसके अंदर गए तो आप थोड़ी देर के लिए वहां पे खड़े नहीं पाओगे, क्योंकि हालत ऐसी है वहां पे। चारों तरफ गार्बेज है, कूड़ा करकट है, स्मेल है चारों तरफ, घर बार जो बने हुए हैं वो बहुत पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, कभी भी गिर सकते हैं अगर कुछ भी होता है तो। एनीवे, तो देखिए, मीट्स रैग पिकर, रैग पिकर मतलब कूड़ा बिनने वाला। तो राइटर मिलती है रैग पिकर साहिब से, बिलोंगिंग टू अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि एक रिफ्यूजी फैमिली। रिफ्यूजी कौन होता है, जो कि किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाए, एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर जाए, ठीक है। नॉट एज अ सिटीजन, जैसे बांग्लादेश के सिटीजन रहे होंगे लेकिन आप हिंदुस्तान में है एज अ रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजीज को कभी भी कोई हक नहीं मिलता है यूजुअली, राइट। तो एज अ रिफ्यूजी यहां पर आ गए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, कुछ सिचुएशन रही होगी, आपको पता लगी अभी क्या क्यों आए हैं यहां पर। क्वेश्चन हिम अबाउट हिज वोकेशन ऑफ पिकिंग रैग्स। वोकेशन मतलब होता है करियर या ऑक्यूपेशन। तो राइटर पूछती है कि ये जो तुम करते हो रैग पिकिंग का काम, ये क्यों करते हो, एंड एडवाइजेस हिम टू गो टू स्कूल। और इसको एक एडवाइस फालतू फ्री फंड की दे देती है राइटर कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। साहिब आलम जवाब देता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, जैसे ही बना देंगे स्कूल तो मैं चला जाऊंगा। बड़ा प्रैक्टिकल जवाब है।
है ना। हम सब लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कोई रास्ते में हमको मिलता है भीख मांगता बच्चा तो उसको बोलते हैं कि तुम कुछ कमाते क्यों नहीं, काम धाम करो। हमको कहाँ पता है कि कहाँ पढ़े लिखे इंसान को काम नहीं मिल रहा है आजकल, और हो सकता है कि गलती हो इनकी कुछ, लेकिन इस तरीके से बिहेव करना इनके साथ गलत है। तो वही बेसिकली ये बोलती है राइटर कि तुम पढ़ाई लिखाई करो ना, क्या रैग पैकिंग में लगे हुए हो। तो साहिब कंप्लेन्स ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी स्कूल इन हिज नेबरहुड, बोलता है कि हमारे आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं। ऑथर रेजेस साहिब्स होप, अब ऑथर बोलती है जब मैं यहां पर एक स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे स्कूल, उस स्कूल में, तो साहिब बोलता है हाँ है। और जैसे ही एडवाइस ऑथर देती है एकदम से उसको रियलाइज होता है कि मैंने एक झूठी उम्मीद दे दी है इस बच्चे को। और हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हमारा सिस्टम जो है ना एज अ होल, इन बच्चों को ऐसी झूठी उम्मीदें देने में लगा हुआ है। कोई भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता इन बच्चों से जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है कोई उनकी मदद कर दे, राइट। तो ये होप, ऑथर रेजेस साहिब्स होप ऑफ रिसीविंग एजुकेशन बाय प्रॉमिसिंग टू ओपन अ स्कूल इन हिज नेबरहुड। कुछ दिन बाद ये साहिब आलम मिलता है फिर से ऑथर से और पूछता है कि भाई तुम्हारा स्कूल खुल गया क्या, वो जो तुम कह रही थी। तो ऑथर कहते हैं अभी नहीं खुला। बड़ी शर्मिंदा होती है कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया इस बच्चे से जो कि आई कुड नॉट फुलफिल, बस उस वक्त मूवमेंट में मैंने कर दिया लेकिन मैं कर नहीं सकती थी उसको फुलफिल। फील्स एम्बैरेस्ड एट मेकिंग अ प्रॉमिस दैट शी कैन नॉट कीप, मतलब इसको पूरा नहीं कर सकती थी। आयरनी इन नेम एंड एग्जिस्टेंस। अब इसी समय पर राइटर जो है ना वो एकदम से अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे का नाम साहिब आलम जो कि होता है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, है ना, मालिक। कितना अजीब नाम है इसका। ये बच्चा कूड़ा बिनने का काम करता है और उसका नाम है इस पूरे यूनिवर्स का मालिक। एक तरह से तो बड़ा आयरॉनिकल नाम है ना, मालिक थोड़ी कूड़ा बिनेगा। तो इस बात को हाईलाइट करती हैं राइटर बोलती है रैग पिकर्स फुल नेम साहिब आलम मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट ही स्पेंड्स टाइम रोमिंग स्ट्रीट्स विद अदर रैग पिकर बॉयज। पूरा समय बिताता है बाकी बच्चों के साथ रैग पिक करते हुए, यानी कि कूड़ा बिनते हुए। ऑल बॉयज बेयरफुट रिफ्लेक्टिंग एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इसके साथ इसके ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो सब नंगे पैर हैं, जो कि दिखाता है कि बिल्कुल गरीबी के एक्सट्रीम स्टेट में, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब है, इतने गरीब है कि चप्पल लेने के भी पैसे नहीं है इनके पास। ऑथर ऑब्जर्व्स दैट बीइंग बेयरफुट इज मोर ड्यू टू पॉवर्टी बट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन। अब ऑथर इस बात को हाईलाइट करती है कि कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि हमारा ट्रेडिशन है पूरा हिंदुस्तान में पुराने समय से नंगे पैर रहने का, इसलिए लोग बहाना बनाते हैं कि हम तो इसलिए नंगे पैर रहते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन है। लेकिन असल मायने में एक्चुअलिटी में असली कहानी यह है कि जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है वहां पर लोग चप्पल या स्लीपर्स अफोर्ड नहीं कर पाते और इसलिए बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। ऑथर्स रिफ्लेक्शन ऑन पैसेज ऑफ टाइम एंड डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी अचीव्ड। अब ऑथर जो है ना पुराने समय को याद करता है और याद करती है कि कैसे पुराने समय में बहुत गरीबी थी और कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं हुए हम, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आया हम सबके पास। कैसे? रिमाइंड ऑफ अ प्रीस्ट बेयरफुट सन इन टाउन ऑफ उडुपी 30 इयर्स अगो। तो वो याद करती है कहानी जहां पर पता है, उस कहानी में नरेट करती है कि एक प्रीस्ट था, एक पंडित थे, उडुपी एक जगह है साउथ में, उस जगह पर एक पंडित थे लगभग 30 साल पहले, और उनका बेटा जो था उसकी बड़ी स्ट्रांग इच्छा थी। क्या इच्छा थी उसकी? बॉय स्ट्रांग विश टू ओन अ पेयर ऑफ शूज। ये बच्चा जो था, ये जो फैमिली थी बहुत गरीब थी और बच्चे की बड़ी इच्छा थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि उसको एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। ठीक है, 30 इयर्स लेटर ओनली अ डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी विजिबल। राइटर बोलती है कि अब 30 साल बाद जब मैं देखती हूं तो जो पंडित लोग हैं उनके बच्चे तो कम से कम इतने समृद्ध हो गए हैं, पंडित लोग कम से कम इतने समृद्ध हो गए हैं, पैसा उन पे इतना आ गया कि वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज सकते हैं, उनको कपड़े पहना सकते हैं, उनको शूज पहना सकते हैं। लेकिन सब जगह, सारी सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी के सारे हिस्सों में ये प्रॉस्पेरिटी की समृद्धि, पैसा नहीं पहुंचा है। और प्रेजेंट डेज प्रीस्ट सन नाउ वेयर शूज बट रैग पिकर्स आर स्टिल शूलेस। तो बोलते हैं जो प्रीस्ट यानी कि पंडित के बच्चे होते हैं वो अब शूज पहन लेते हैं, लेकिन जो रैग पिकर हैं, जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं, वो बेचारे आज भी नंगे पैर ही हैं। रैग पिकर्स अबोर्ड सीमापुरी। अब ये उनके घर पे, अबोर्ड होता है घर, तो उनके घर पर जाती हैं, जिस जगह वो रहती है ना उस जगह पर विजिट करती हैं राइटर। मोस्ट रिफ्यूजीज आर बांग्लादेशीज फ्लेड देयर कंट्री 1971। जो ज्यादातर रिफ्यूजीज यहां पर रह रहे हैं इस स्लम के अंदर, बेसिकली सीमापुरी के अंदर, वो रिफ्यूजीज हैं जो कि 1971 वॉर हुआ था बांग्लादेश, मतलब इंडिया पाकिस्तान मान सकते हो, और लेकिन बांग्लादेश के ऊपर हुआ था, वो बांग्लादेश को फ्री कराने के लिए। उस समय पर, वॉर के समय पर बहुत सारे लोग बेघर हो गए और वो लोग यहां पर भागकर आ गए। ठीक है, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, यहां पर कम से कम खाने के लिए मिल जाएगा। देयर ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग मतलब होता है जिस जगह कोई रहे, देयर ड्वेलिंग स्ट्रक्चर ऑफ मड टिन एंड टारपोलिन। जिस जगह रहते हैं वहां पर मिट्टी के घर बने हुए हैं, टिन के और तारपोलिन के। तारपोलिन समझते हैं आप लोग, बेसिकली तिरपाल बोलते हैं हिंदी में इसको, जिसको यूजुअली घर के ऊपर लगाया था ताकि पानी ना गुजरे, मतलब पानी अगर उसके ऊपर गिरा घर के ऊपर और तिरपाल बिछी तो नीचे नहीं आएगा, चुएगा नहीं वो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड है, टिन एंड टारपोलिन है, विद नो सीवेज। ना तो वहां सीवेज है, सीवेज बेसिकली जो ड्रेनेज है, जो ड्रेन्स वगैरह होती हैं जहां से वेस्ट निकल सके किसी जगह, उसको बोला था। तो ना तो यहाँ सीवेज है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, चलता पानी भी नहीं है, सब कुछ स्टेगनेंट है एक जगह, बहुत बुरी हालत है। ओनली बोन, इकलौता फायदा अगर इन लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा है, इकलौती चीज, तो वो एक चीज है, सिर्फ क्या? वैलिड राशन कार्ड्स एनेबलिंग देम टू बाय ग्रेन। कुछ राशन कार्ड्स इनके बने हुए हैं जिसकी वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में आया हुआ है, और इसी वजह से ये लोग अनाज राशन शॉप से ग्रेन्स खरीद सकते हैं, मतलब कम से कम इनका पेट पाल सकते हैं। ये इकलौता फायदा इनका। बून मतलब ब्लेसिंग। Happy to live in an alien land which provides food grain than in the fields of their motherland that provides nothing। अब जब ऑथर ने इनकी मम्मी से बात करी, जो वहां पर लेडीज थी बेसिकली सीमापुरी के अंदर, उनसे बात करी तो उनको पता चला कि ये लेडीज जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में, जो कि एक एलियन लैंड है, एलियन मतलब फॉरेन,
इनके लिए फॉरेन लैंड है जहां पर इनको कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही, कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता इनको इनकी प्रेजेंस यहां पर, लेकिन ये इसमें रहने में खुश है। क्यों? क्योंकि इनको कम से कम यहां पर खाना मिल रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स फूड ग्रेन, जो कि इनको खाना दे रही है जगह। अपने देश में जाकर नहीं रह सकते, अपने मदरलैंड में जाकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पिकिंग गार्बेज इज द सोल मींस ऑफ सर्वाइवल, अर्न्स देम देयर डेली ब्रेड एंड प्रोवाइड्स रूफ ओवर देयर हेड्स। गार्बेज अब इन लोगों के लिए अगर कोई काम है इकलौता करने के लिए तो वो है गार्बेज, कूड़ा, कूड़े को बिनना। और उस कूड़े में ये ढूंढते हैं कभी कभार कुछ ऐसा, सॉरी, उस कूड़े के थ्रू इकलौता मींस ऑफ सर्वाइवल, इनके लिए जीने का इकलौता तरीका है उस कूड़े को बिनकर उससे पैसे कलेक्ट करना और उससे पेट भरना अपने। अर्न्स देम देयर डेली ब्रेड, इसकी वजह से इनको रोज का खाना मिलता है। एंड प्रोवाइड्स रूफ ओवर देयर हेड, जिसके इनके ऊपर छत बेसिकली बन सकती है उसके थ्रू। अ चांस रुपी नोट और कॉइन इन गार्बेज सस्टेन्स होप एंड लाइफ इन चिल्ड्रन। और क्या होता है, कभी कभी जब ऐसे कूड़ा बिन रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कूड़े में कुछ बच्चे ये, तो कभी कभी इनको उसमें एक रुपी का नोट मिल जाता है या एक कॉइन मिल जाता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वो। हाँ, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द 10 रुपी नोट इन द गार्बेज। तो कभी कभी इनको जो नोट या पैसा सिक्का मिल जाता है ना इस कूड़े के अंदर, वो इनकी होप इग्नाइट कर देता है कि शायद दोबारा मिले, एकदम से इनकी जो होप है वो उजागर हो जाती है उससे। बट बहुत दुखदाई है, मतलब इन अ वे ये बच्चा खुश होकर बताता है उसको, लेकिन कितनी दुख की बात है कि वो क्या लाइफ जी रहा है। रैक्टिकल साहिब्स इटर्नल यर्निंग, अब साहिब की इटर्नल, इटर्नल मतलब जो हमेशा रहती हो अमर, और यर्निंग मतलब इच्छा, एक इच्छा है इसकी क्या, टू बी कंफर्टेबली ऑफ एंजॉय प्लेजर्स ऑफ चाइल्डहुड। ये चाहता है कि मैं भी कंफर्टेबल रहूं बिल्कुल सब, और जो बचपन के प्लेजर्स हैं, आनंद है, वो मैं भी ले पाऊं। प्ले टेनिस वेयर शूज, चाहता है कि मैं टेनिस खेल पाऊं। वहां पर एक जगह है जहां पर ये रहता है, उसके आसपास एक ऐसे टेनिस का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहां पर कभी कभी ऐसे बाहर जो वॉचमैन है इसको एंट्री करने देता है और बाहर खड़ा होकर देखता है बच्चों को खेलते हुए, रईस बच्चों को, और इसकी बड़ी इच्छा होती है ऐसा करने की, है ना। और वियर शूज, चाहता है कि मुझे भी शूज मिल जाए कभी कभी पहनने के लिए। साहिब्स कन्फ्लिक्टिंग स्टेप फॉरवर्ड, अब एक स्टेप लेता है ये आगे। क्या होता है, ये पिक्स अ जॉब, ये साहिब एक जॉब पकड़ लेता है टी स्टॉल पे, अर्न्स 800 रुपीज पर मंथ, हर महीने 800 रुपए कमाता है ये। एनकाउंटर्स ऑथर वाइल फेचिंग मिल्क इन स्टील कैनिस्टर फॉर टी स्टॉल ओनर। कुछ दिन बाद इसको बेसिकली इसने ऐसा कैनिस्टर पकड़ा हुआ था चाय के लिए। इसकी जॉब कहां लगी थी, चाय के ठेले पर, टी स्टॉल पे, और इसका काम क्या था, इसको ऐसे दूध का कैनिस्टर पकड़ के ले जाना होता था बेसिकली। ठीक है, तो ये दूध का ऐसे कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर पकड़ा हुआ था इसने, और जब ये जा रहा था उस शॉप से उस शॉप की तरफ, तो इसको मिल जाती है ऑथर, और ऑथर एक चीज नोटिस करती है इसमें, क्या, अपीयर्स बर्डन्ड एंड फॉरलोन, ये बच्चा बहुत ही बर्डन, बोझ में दबा हुआ, और फॉरलोन मतलब अनहैप्पी, बहुत ही नाखुश सा दिखता है एकदम से ऑथर को। नो मोर ऑफ फ्री बर्ड एंड अ मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। अब ये ऑथर क्या नोटिस करती है इसके बारे में, कि अभी तक, जब तक ये एक रैग पिकर था, कूड़ा बिनने वाला था, सुख सुविधा तो उसके पास तब भी नहीं थी, बहुत सारे दुख थे जीवन में, खाना भी शायद कभी बार मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, लेकिन कम से कम ये अपनी मर्जी का मालिक था। ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, बेसिकली अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन आज ये अपनी मर्जी का भी मालिक नहीं है, अब ये किसी और को सरेंडर कर चुका है अपनी फ्रीडम, चाय वाले स्टॉल वाले की, जिसके यहाँ जॉब कर रहा है ना, 800 रुपए महीना, जो उसको पैसा तो देता है कुछ, लेकिन इसकी फ्रीडम अब उसके पास है, अब उसके अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ेगा। नाउ अ बॉन्डेड लेबर विद सरेंडर्ड फ्रीडम, अब ये एक बॉन्डेड, बंधुआ मजदूर बन गया है जिसने अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये रैग पिकिंग करता था तब ये अपनी मर्जी का मालिक होता था, जहां मर्जी जा सकता था, जहां मर्जी कूड़ा बिन सकता था, लेकिन अब ये एक जगह जॉब करने लगा है एक चाय के ठेले के पास, तो इसलिए बोला गया है कि अब ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। ये आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहां पर ये जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है, आई होप आप लोग समझे हुए, है ना। बहुत ही दुखदाई सी बात है, और हम सब लोगों के सामने बहुत ही ऑब्वियसली है ये, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं इसके लिए। अभी बात करते हैं, चलिए दूसरा पार्ट भी करता हूं डिस्कस एक बार, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। बट देयर आर सम क्वेश्चंस इस पार्ट से, वो बताइए। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे। 5-6 सेट जो थे ना बोर्ड के, जितने भी सेट है उन सब सेट से मैं जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब लेके आया हूं। तो दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees, tattered मतलब होता है फटी हुई. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food they pitch their tents. लॉस्ट स्प्रिंग का ये क्वेश्चन है, बताइए। द रैग पिकर्स हैव बीन लिविंग देयर फॉर डैश डेकेड्स। रैग पिकर्स जो है कितने डेकेड से यहां पर रह रहे हैं, इस पैसेज के थ्रू आपको पता चला होगा, जल्दी बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ, क्विकली क्विकली क्विकली। आप लोगों को सिर्फ चैट बॉक्स में एबीसीडी देखना है, इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेगा उसको, रिस्पॉन्सेस को आपके, और यहां रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसी एबीसीडी लिखिए बस, बताओ कितना। 30 साल से रह रहे हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाई डू दीज पीपल हैव राशन कार्ड्स? इन लोगों के राशन कार्ड्स क्यों है? जब इनको कोई भी हक नहीं मिलता तो सिर्फ राशन कार्ड्स कैसे बन गए इनके? व्हाट इज द रीजन बेसिकली, कैसे बन गए राशन कार्ड्स? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। इसका कोई रीजन डायरेक्टली आंसर बुक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझ के बताना है। टू गेट फ्री फूड,
राशन कार्ड्स हैं क्यों उनके? हाँ, सो दैट दे कैन वोट। अब पॉलिटिशियंस ने इनका और कोई प्रिविलेज इनको नहीं दिया, लेकिन इनका राशन कार्ड बनवा दिया है ताकि इनसे वोट्स ले सके, इनको लालच देके कि तुमको खाना मिल जाएगा भाई, और ताकि इनसे वोट ले सके, सो दैट दे कैन वोट, दे कैन बी एनरोल्ड इन वोटर्स लिस्ट व्हिच इवेंचुअली विल हेल्प देम वोट। इसी वजह से इनके राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसका एक फायदा जरूर है, दैट दे कैन गेट फूड ग्रेन्स। ठीक है, करेक्ट, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट देयर लाइफस्टाइल फ्रॉम द फ्रेज पिच्ड देयर टेंट्स? उनकी लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं इस बात से कि लिखा हुआ है दे पिच देयर टेंट्स, लिखा हुआ है ना आखिरी लाइन में, देखो यहां पर, वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स। इस बात से, स्पेशली इस पार्ट से, आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं? दे आर नोमैड्स। बहुत बढ़िया रमनीत। नोमैड्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके घर ना हो, जहां पर भी उनको खाना मिले, जहां पर भी उनको गुजर बसर के लिए सामान मिले, सोर्स मिले, वहां पर वो अपना टेंट लगा लेते हैं, बेसिकली उनको नोमैड्स बुलाता है। तो दे आर नोमैड्स, या दे आर लिविंग इन अ लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। ये एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी में जी रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनकी क्या आप इनके बारे में हाँ, लाइफस्टाइल के बारे में क्या आप बता सकते हो? कि या तो बोल दो कि ये नोमैड्स हैं, इनके पास अपना घर नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हो दैट दे आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, दे डू नॉट हैव देयर ओन होम्स एंड रिसोर्सेज। जहां पर भी इनको खाना मिलता है वहां पर अपना घर, वहां पर टेंट गाड़ लेते हैं, बेसिकली टेम्परेरी रिफ्यूज लगा लेते हैं अपना। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द हार्डशिप दे आर नॉट विलिंग टू गो बैक टू देयर होमलैंड, बिकॉज हार्डशिप्स के बावजूद ये विलिंग नहीं है वापस अपने होमलैंड जाने के लिए। क्यों क्यों नहीं जाना चाहते वापस बांग्लादेश ये लोग? बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वापस नहीं जाते। क्यों 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 क्यों? बताओ 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 बताओ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्यों? दे आर पुअर? नहीं नहीं, ये थोड़ी है, बिकॉज दे आर गेटिंग फूड हियर। ठीक है, करेक्ट है, बिकॉज एटलीस्ट दे आर गेटिंग फूड ग्रेन्स हियर, एटलीस्ट दे आर गेटिंग फूड हियर, एटलीस्ट इनका पेट यहां भरा होता है। इनके वापस जो मदरलैंड है वहां पर तो खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं होगा, वहां पर तो ये दे कैन नॉट इवन ईट, अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं, है ना? ये बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, द वुमन हैड ए और एन अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ये जो वुमन है, एक बारी पार्ट आपको दिखा देता हूं कौन से वुमन की बात हो रही है। फूड इज, अब वहां पर लिखा हुआ है ना, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, क्या बोलती हैं? ये वाली बात बोलती हैं, जो उनका क्या अप्रोच है लाइफ की तरफ, ये पूछा है आपसे। क्या बोलती है? एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आपको पूछा है। क्वेश्चन है द वुमेन हैड ए और एन अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। किस तरह की अप्रोच थी वुमेन की लाइफ की तरफ, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है। आइडियलिस्टिक, पैसिव, इनडिफरेंट या प्रैक्टिकल? आइडियलिस्टिक मतलब बिल्कुल परफेक्ट, भाई लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ शान शौकत वाला होना चाहिए। पैसिव मतलब जहां इनएक्टिव, मतलब इंडिफरेंट मतलब अनकंसर्न, चिंता ही ना हो, कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब स्वाभाविक, बिल्कुल जैसा असली में सिचुएशन, जो रियलिस्टिक इन अ वे। हाँ, सोच के बताना। हाँ, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, ऑप्शन डी प्रैक्टिकल। इनकी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ है। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या सजेस्ट करती है? कि भैया पेट में खाना चाहिए, कहीं भी मिले, है ना? पेट में खाना नहीं है तो डज नॉट मैटर, कहीं भी रहो, कहीं भी रह रहे हो आप, अगर खाना नहीं मिल रहा तो क्या फायदा है, राइट? तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये सजेस्ट करती है कि जहां पे खाना मिले वहां रहो, स्वाभाविक बात ये है, राइट? तो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी, जिसमें वो बोल रही हैं कि भाई हम जहां पर हमें खाना मिलता है वहां पर हम रुके हुए हैं, हमारे देश में वापस जाकर तो खाना भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 92% ऑफ यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक इंडिकेट? इस टर्म का मतलब क्या है, समझाइए। बहुत ही सिंपल है, आई बिलीव, लेकिन आपको समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज टू गेट देयर फूड, अच्छा ठीक है। गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, इस फ्रेज का क्या मतलब है? हाँ, एकिंग स्टमक रेफर्स बेसिकली टू एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। ठीक है, तो ये फ्रेज इंडिकेट करती है कि ये लोग जो यहां पर हैं, वो लोगों को क्योंकि यहां पर खाना मिलता है, इसलिए दे डू नॉट हैव टू गो टू बेड, इसलिए दे डू नॉट हैव टू स्लीप एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं सोना पड़ता। और बोला जाता है भाई खाली पेट सोना सबसे मुश्किल काम होता है, नींद नहीं आती है खाली पेट। ठीक है, तो पहले आदमी को इंसान पेट भरा हुआ चाहिए, उसके बाद वो कुछ और सोच सकता है। आगे चलते हैं, चलिए। Next, explain the sentence an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब ये रात पिकर्स के लिए बोला जाता है। पोएट राइटर ऑथर जो है वो बोलती है कि एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हैं जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखते हैं और फिर दोपहर तक गायब हो जाते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसकी? एक्सप्लेन करिए इसको। मुझे नींद नहीं आती, किसी को नींद नहीं आती है भाई खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, इसलिए तो बोला गया है ना, बहुत मुश्किल काम है सोना, नहीं आती है नींद, पेट भर के ही तो नींद आती है। इनफैक्ट कोई भी काम आप तब कर पाते हैं जब आपका पेट भरा होता है, जब पेट खाली होता है तो फिर उसके बाद तो कहां ही कुछ सूझता है आप लोगों को। हाँ, अब देखो इसका मतलब क्या है भाई, इट रेफर्स टू द रैग पिकर्स एंड द ग्रुप। साहिब आलम और उसके ग्रुप की बात हो रही है, जो सारे रैग पिकर्स हैं, कूड़े बिनने वाले हैं। वो क्या है? एक आर्मी, ग्रुप ऑफ ऐसे बॉयज हैं जो नंगे पैर रहते हैं क्योंकि बहुत गरीब हैं, एंड जो कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर गार्बेज के जो बिन्स हैं उसको आकर वहां पर रैग पिकिंग करते हैं, आकर वहां पर कूड़ा बिनते हैं, और दोपहर तक आते आते क्योंकि इनका काम पूरा हो जाता है इसलिए दे लीव, दे डिसअपीयर,
राइट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप बताएंगे दैट इट रेफर्स टू साहिब आलम एंड हिज ग्रुप ऑफ अदर rag pickers who appear in early morning to scrounge through the garbage and since they are done by the afternoon they leave, they disappear, ऐसा आप बोल देंगे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो सुबह में आते हैं शाम तक गायब हो जाते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं अब, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार बेसिकली ये सेकंड पार्ट है जो कि स्टोरी है मुकेश की। स्टोरी में क्या होता है एक बार देखते हैं इन शॉर्ट में फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। विशेष टू बी अ मोटर मैकेनिक, कहानी है मुकेश की, चाइल्ड लेबर इन ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद है एक जगह यूपी में, आगरा के आसपास ये जगह पड़ती है बेसिकली। तो यूपी में एक जगह है फिरोजाबाद जहां पर ग्लास फैक्ट्री लगाई, बहुत सारी ग्लास फैक्ट्रीज हैं, सेक्टर डिसऑर्गेनाइज्ड है। अब ये ग्लास फैक्ट्री में क्या बनती है, चूड़ियां, जो आप लोग जो लेडीज पहनती है ना हमारे घरों में, वो चूड़ियां बेसिकली ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज में जो चूड़ियां पहनी जाती हैं वो यहां पर बनती हैं। बहुत बड़ी प्लेस आप इसको मान सकते हैं, फैक्ट्री मान सकते हैं यहां पर जो बनती हैं चूड़ियां जिस जगह, ठीक है। तो अब उसमें मुकेश एक चाइल्ड लेबर है और उसकी पूरी फैमिली भी इसी बिजनेस में है। देखो ये विशेष टू बी अ मोटर मैकेनिक, ऑथर बताती है कि भाई इस जगह पर ये इकलौता ऐसा बच्चा जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He wants to learn how to drive, वो चाहता है कि ड्राइव करना सीख ले। His family unaware that child labor is illegal and banned by law, इसकी फैमिली को पता तक नहीं है कि चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल होता है और बैंड बाय लॉ है। चाइल्ड लेबर क्या लॉ है इसके लिए, तो चाइल्ड लेबर के लिए लॉ ये है बेसिकली कि एक ऐसा बच्चा जो कि 14 साल की उम्र से कम है उसको कोई भी इंसान अपने यहां पर नौकरी पे नहीं रख सकता है, इलीगल है ये लॉ है बेसिकली चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। बट इस लॉ को बहुत ही रैम्पेंटली ब्रेक किया जाता है, क्योंकि अक्सर आप बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में देखते हो कि लोगों ने एम्प्लॉय किया होता है बच्चों को। कुछ हद तक उसका एक रीजन भी होता है, कई भले इंसान भी शायद हो सकता है बच्चों को रख लेते हो ऐसे नौकरी पे, क्योंकि आकर बच्चे कहते हो कि भाई हमारे घर पे खाने का भी सामान नहीं है, आप हमको रख लो, राइट। तो हो सकता है, अभी डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, एक बार एंड में बात करेंगे इस बारे में। एनीवे, वर्किंग कंडीशन ग्लास फर्नेसेस, कोई बोल रहा है मैं काफी क्लोज रहती हूँ फिरोजाबाद के, रिया सेज, ओके, आपने शायद देखा हो इसको। एनीवे, हाई टेम्परेचर्स, अब क्या कंडीशंस हैं ग्लास फर्नेसेस के अंदर। ग्लास फर्नेस मतलब होता है भट्टी, तो ग्लास की जो भट्टी है जहां पर बनाए जाते हैं बैंगल्स चूड़ियां, वहां पर क्या वर्किंग कंडीशन है देखो। हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। डिंजी इललिट सेल्स, डिंजी मतलब बहुत ही छोटे, इललिट मतलब अंधेरे सेल्स है, मतलब इललिट यहां पर रोशनी काफी नहीं होती है, इललिट मतलब बहुत ही कम रोशनी यहां पर होती है, ठीक है, डार्क मान लो इसको, डार्क सेल्स है, अंधेरे वाले सेल्स हैं। पुअरली वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, हवा का आना जाना कुछ नहीं होता है। चिल्ड्रन लूज आईसाइट एट एन अर्ली एज, जब ऐसी जगह पर काम करने की वजह से, हाई टेम्परेचर्स में डिंजी इललिट सेल्स में काम करने की वजह से और पुअरली वेंटिलेटेड छोटी छोटी जगहों में काम करने की वजह से ये बहुत ही कम एज में अपनी आईसाइट लूज कर जाते हैं। लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, फिरोजाबाद के अंदर भी ऑथर्स विजिट करती हैं इस जगह पर भी और देखती हैं वहां पर लोग कैसे रहते हैं, तो बहुत अलग नहीं है जो साहिब आलम की कॉलोनी जहां पर वो रहते हैं ना उससे। देखो कैसे, स्टिंकिंग लेन सोक्ड विद गार्बेज, मतलब स्टिंकिंग मतलब जहां बैड स्मेलिंग, जहां से बहुत बुरी स्मेल आ रही हो, तो बहुत बुरी स्मेल आने वाले लेन्स हैं जहां जो कि गार्बेज से ठस है, बिल्कुल गार्बेज से भरे हुए, चोक हुए हुए, ब्लॉक हुए हुए हैं। हाउसेस विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज, ऐसे घर है जहां पर वॉल जो है ना वो क्रम्बल कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर सकती हैं, वो हिल रही है एक तरह से। वॉबली डोर्स, दरवाजे भी हिल रहे हैं, गिर सकते हैं कभी भी, और विंडोज तो है ही नहीं इन घरों में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ लिव टुगेदर इन दीज हवल्स, हवल्स अगेन एक ऐसा घर जो कि कभी भी गिर सकता हो, एक ऐसा हट या झोपड़पट्टी जो कभी भी गिर सकती है उसको हवल बोला जाता है। तो ऐसे घर हैं जिनके वॉल्स जो है क्रम्बल कर रहे हैं, वॉबली डोर्स हैं और नो विंडोज है वहां पर, और इन्हीं घरों के अंदर ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों साथ में रह रहे हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल जनजीवन है सही में। ऑथर विजिट्स मुकेश हाउस, ऑथर जो है मुकेश के घर पे जाती है और क्या पाती है वहां पर, मुकेश हाउस अ हाफ बिल्ट शैक विद थैच्ड डेड ग्रास रूफ एंड अ वॉबली आयरन डोर। अब और मुकेश का घर कैसा है, एक हाफ बिल्ट शैक है, शैक मतलब हट या झोपड़ी, आधा अधूरा बना हुआ सा झोपड़पट्टी वाला घर है जहां पर थैच्ड डेड ग्रास रूफ है, जो छत बनी हुई है सूखी घास की बनी हुई है, एंड वॉबली आयरन डोर, और दरवाजे के रूप में हिलता हुआ लोहे का दरवाजा है बस, ठीक है। फायरवुड, अब घर के अंदर जब भी जाती है तो क्या पाती है वहां पर, एक फायरवुड का स्टोव है, एक स्टोव है, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह गांव में यूज होता है वो फायरवुड का स्टोव है, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स है, बर्तन एल्यूमिनियम के। हाउसेस, और इस घर में 3 जनरेशन रहती हैं, 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां रहती हैं। कौन कौन सी, एक तो ग्रैंड मदर दादी मां रहती है इस घर में, इसके मुकेश के पिताजी रहते हैं, एल्डर ब्रदर उसके मुकेश का बड़ा भाई रहता है एंड हिज वाइफ, और मुकेश की भाभी रहती है बेसिकली। तो 3 जनरेशन हो गई, दादी मां की, फिर उनके बेटे फादर, और फाइनली मुकेश और उनका बड़ा भाई और उसकी वाइफ। एल्डर ब्रदर्स वाइफ, उसके बारे में बताया गया है, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली मेंबर्स वेलफेयर एंड कुकिंग। इनकी जो भाभी है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी एक तरह से बताई गई है, वो फैमिली मेंबर्स की वेलफेयर के लिए और उनका खाना बनाने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करती हैं। और वो ऑब्जर्व करती हैं कस्टम ऑफ कवरिंग फेस विद वेल इन फ्रंट ऑफ मेल एल्डर्स, और घर में कोई बुजुर्ग मेल अगर होते हैं तो हमेशा अपने मुंह पे घूंघट करती हैं, वेल करती हैं, वेल मतलब घूंघट, अपने चेहरे पर घूंघट ढक लेती हैं, ठीक है। मुकेश फादर के बारे में बताया गया है, मुकेश के पिताजी के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब बहुत बुरी तरीके से गरीबी में लिप्त है बिल्कुल वो, मतलब अब मुकेश के पिताजी लिप्त हैं इसका मतलब पूरी फैमिली भी,
ठीक है, अनेबल टू रेनोवेट हाउस और प्रोवाइड एजुकेशन टू 2 सन्स, वो घर को रेनोवेट नहीं कर पा रहे और ना ही एजुकेशन दे पा रहे अपने 2 बेटों को। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज पुट अ रूफ, वो अपने घर पे एक आधी अधूरी किसी तरह छत, अपना आधा अधूरा घर बना पाए हैं बस। और दूसरी चीज उन्होंने क्या पास ऑन करी अपने बच्चों को, ये बैंगल बनाने की लेगेसी, ये विरासत दी है चूड़ियां बनाने की, जो कि बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि बहुत कम एज में आंखों की रोशनी चली जाती है इसमें, ठीक है। ओनली लेगेसी ही कैन हैंड ओवर इज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, सिर्फ ये एक लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत, एक चीज जो आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करते हैं। मुकेश ग्रैंडमदर्स व्यू ऑफ लाइफ, मुकेश की जो दादी मां, उनका क्या व्यू है लाइफ को लेके। अब उनका जो व्यू है ना, उसको आपको देखेगा कि बहुत ही रिजाइंड सा व्यू है, वो एक्सेप्ट कर चुकी है अपना भाग्य, कि हमारा भाग्य में ये लिखा हुआ है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इज रिजल्ट ऑफ कर्मा और डेस्टिनी, वो मानती है कि जो अब आज हमारी हालत है वो हमारे कर्मों का रिजल्ट है, या फिर हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, डेस्टिनी हमारी किस्मत, हमारा भाग्य है, ठीक है। शी हैज क्वाइटली एक्सेप्टेड हर हस्बैंड्स ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डस्ट ऑफ ग्लास बैंगल्स, जो ग्लास बैंगल में काम करने की वजह से जो मुकेश की दादी मां थी, उनके हस्बैंड की जो रोशनी थी ना, वो चली गई थी आंखों की, तो उन्होंने बड़े क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया उसको, क्योंकि उनको पता था कि ग्लास बैंगल मेकिंग का जो काम है उसमें आंख की रोशनी कम उम्र में चली ही जाती है। बिलीव्स इन आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू बी गॉड गिवन लीनिएज, उनको लगता है कि भगवान का दिया हुआ एक तरह से काम है, हमारी हर जनरेशन के ऊपर पास ऑन हो रहा है, ये भगवान ने लीनिएज हमें दे दी है कि हमको बैंगल मेकिंग ही बनाना है। बताऊंगा अभी क्यों इनके पास यही ऑप्शन है बस। बर्थ एंड कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स अनएस्केपेबल डेस्टिनी, अब ये बोलती हैं कि जिस कास्ट में, जहां पर बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बच नहीं सकते, ऐसी किस्मत भगवान ने इनको दी है कि ये इनको इसी में लाइन में रहना पड़ेगा। क्यों? पावर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन लीड टू अ विशियस साइकिल, एक बहुत ही विशियस मतलब बहुत ही खतरनाक साइकिल, एक ऐसा साइकिल जिसमें जो कि ऐसा हो, ठीक है, जैसे ए बी, जो कि ऐसा साइकिल हो, मतलब लगातार गोल गोल घूमते रहे। कैसे? बताता हूं आपको। मान लो एक्स पर्सन है जो कि बैंगल मेकर, एक बैंगल बनाता है, ये इंसान अनपढ़ रहेगा पूरी उम्र। अगर इसको बैंगल बनाना है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो लगातार पूरे दिन इसको बैंगल बनानी पड़ेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। इसकी फैमिली स्टार्ट हुई, अभी अपने बच्चों को पढ़ा तो पाएगा नहीं, बैंगल मेकिंग का काम प्रॉफिटेबल तो होता नहीं है, और इसकी भी एक कम उम्र में रोशनी चली जाएगी आंख की, क्योंकि बैंगल मेकिंग का जो ग्लास होता है ना, उसमें आंख में जाता है और उसकी वजह से आंख कम उम्र में आईसाइट चली जाती है। अब क्या होगा, इसके जो बच्चे होंगे भाई, ये तो गरीब था ही, ये बच्चे भी बैंगल मेकिंग का काम शुरू करेंगे, क्योंकि और काम कोई कर ही नहीं सकते, एजुकेटेड तो है नहीं, पैसा उनके पास नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इकलौती चीज जो सिखा सकता था इनको, इन बच्चों को अगर कुछ आता होगा तो बैंगल मेकिंग आती होगी, तो ये भी गरीब, ऐसे ही इनका जो बच्चा होगा वो भी गरीब, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइकिल गरीबी का कभी भी टूटेगा नहीं, एक विशियस साइकिल है बेसिकली, ठीक है। ये आपको बताया गया है यहां पर, ओके। तो एनीवे, तो चिल्ड्रन क्यों बताया गया विशियस साइकिल, क्योंकि चिल्ड्रन फॉलो करते हैं अपने एल्डर के फुटस्टेप्स को, जॉइन बैंगल मेकिंग प्रोफेशन। आईज मोर एडजस्टेड टू डार्कनेस देन लाइट, बताया गया कि इनकी आंखें जो है डार्कनेस में ज्यादा एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि पूरे अंधेरे में काम करते हैं लाइट से। इवेंचुअली बिकम साइटलेस एंड इवन बिफोर अटेनिंग एडल्टहुड, और ये अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं अक्सर। यहां पर ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो है एडल्ट होने से पहले, 18 साल की उम्र से पहले ही कई लोग तो अपनी आंखों की रोशनी गवा जाते हैं। बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मतलब ये दुख इमेजिन नहीं करना चाहेंगे आप शायद, अगर आपको बताया जा रहा है तो। एनीवे, आयरन इन परसेप्शन, अब इनके परसेप्शन जो इनका पर्सपेक्टिव है ना लाइफ को लेके, उसके बारे में बोलती है पोएट। बैंगल जो एक सिंबल ऑफ सुहाग है, बेसिकली पोएट ऑथर जो हाईलाइट करती है कि एक लड़की है यहां पर जो कि सविता, आई थिंक नाम दिया गया, बताइए कि ये लड़की पूरे दिन बैंगल बनाती है। आयरॉनिकल बात ये है कि ये पूरे दिन बैंगल बनाती है, और जो कि एक सिंबल होता है सुहाग के लिए। इसको मालूम ही नहीं है कि एक दिन जिस बैंगल को बना रही है वो इस बैंगल को खुद भी पहनेगी, बट पता नहीं जिस बैंगल को बना रही है उसकी वजह से आंखी रोशनी इसकी खराब तो नहीं हो जाएंगी, अल्टीमेटली पहन भी पाएगी वो नहीं। एनीवे, तो बैंगल एक सिंबल ऑफ सुहाग है, हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ का। इवेंचुअली ऑल गर्ल चाइल्ड लेबरर्स विल बिकम ब्राइड्स, इवेंचुअली जितनी भी बच्चियां यहां पर काम कर रही हैं चाइल्ड लेबर्स, वो भी ब्राइड्स, दुल्हने बनेंगी। विल वियर सम बैंगल्स बट लूज आईसाइट, वो बैंगल तो पहनेंगी लेकिन शायद आंखों की रोशनी गवा जाए अपनी। बिकम ओल्ड विद बैंगल्स ऑन रिस्ट, साइटलेस आइज एंड एम्प्टी स्टमक्स, और हो सकता है एक ऐसी जिंदगी बताएं जिसमें वो हाथों में तो उनकी चूड़ियां होंगी लेकिन आंखों में रोशनी नहीं होगी, और पेट भी खाली होगा, भूखे पेट रहेंगे, खाना भी नहीं होगा। टाइम स्टैंड स्टिल इन फिरोजाबाद, साथ में पॉइंट आउट करती है कि टाइम जो है ना वो ऐसी स्थिर है, कई सालों से रुका हुआ है समय फिरोजाबाद में। क्यों? क्योंकि बाकी जगह डेवलपमेंट आ गई है लेकिन इस जगह कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। ये कैसे? नो प्रोग्रेस नो डेवलपमेंट डिस्पाइट इयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, कई सालों के बहुत उग्र मेहनत, टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क, कई सालों की मेहनत के बाद भी समय यहां पर ऐसा लग रहा है कि स्थिर है, आगे से पीछे हुआ ही नहीं है समय, एक ही जगह अटका हुआ है समय, क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यहां पर, इसके बावजूद भी। पावर्टी, इलिटरेसी, डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेल्स, यहां पर गरीबी भी है, अनपढ़ता भी है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, और डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष भी है लोगों के मन में। ऑल लेबरर्स विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन द हैंड्स ऑफ मिडलमैन एंड टाउट्स, सब लोग यहां पर एक्सप्लॉइट किए गए हैं एट द हैंड्स ऑफ मिडलमैन, बिचौलियों के बीच में, और टाउट्स दलाल होते हैं जो उनके बीच, उनके हाथों एक्सप्लॉइट किए गए हैं। कैसे? मान लो इन्होंने चूड़ी बनाई एक,
बहुत बढ़िया चूड़ी, हाँ रिमार्केबल चूड़ी इन्होंने बनाई और बेच दी मिडलमैन को 5 रुपए की। ठीक है, इनको कितने मिले? सिर्फ 5 रुपए, एक्स को 5 रुपए मिले बस। अब ये जो मिडलमैन है जिसको 5 रुपए में बेची गई है, हाँ ये जो मिडलमैन है जिसको 5 रुपए में बेची गई है, ये इसको आगे बेचता है कितने में? 50 रुपए में। ये इसको वाई को बेच देता है आगे 50 रुपीज में। तो 45 रुपए कमा रहा है बिना मेहनत करे। ये अपनी आंखों की रोशनी भी गवा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं बेहद, और सिर्फ 5 रुपए मिल रहा है इनको। तो ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं इनको मिडलमैन और बाकी और जितने भी लोग होते हैं आगे। क्यों? क्योंकि अनपढ़, इनको पता ही नहीं है कि इसके पैसे और भी मांग सकते हैं, डरते हैं बेचारे, कोई नियम कानून है नहीं इनको प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर ये बोलते हैं पुलिस वाले के पास जाते हैं कि हमसे सिर्फ 5 रुपए मांग रहा है, तो पुलिस वाला भी इनकी हेल्प नहीं करता। पुलिस वाला बल्कि इस मिडलमैन से जाके कट मांग लेता है कि ला 10 रुपए मुझे दे, 45 रुपए कमा रहे तू 20 रुपए दे मुझे, है ना। एक तरह से ये चल रहा है इनके साथ, इस तरह से इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटी वे आउट ऑफ। पोएट्स राइटर बोलता है कि भाई अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दे, आपस में मिलकर ग्रुप बना ले और बैंक से लोन लेने, तो शायद हो सकता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? फियर ऑफ पुलिस, लैक ऑफ लीडरशिप, ट्रैप ऑफ मिडलमैन। क्योंकि ये डरते हैं पुलिस से, लीडरशिप इनके बीच में कोई है ही नहीं, कोई भी लीडर नहीं है इनके ग्रुप में, सभी डरते हैं, और मिडलमैन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, शिकंजे में फंसे हुए हैं। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारे ऑब्स्टेकल हैं, रुकावट हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना पाए। ना तो इनका कोई लीडर है, पुलिस से डरते हैं, और बिचौलिए के हाथ में फंसे हुए हैं बिल्कुल शिकंजे में। कैसे? 5 रुपए का बेचते हैं उसको, अगर वो 5 रुपए का भी नहीं बेचेंगे तो खाना कैसे खाएंगे रोज का? तो बेचना जरूरी है वो। एनीवे, कॉट इन अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, डिफरेंस एंड ग्रीड एंड जस्टिस। एक बहुत ही बुरे सर्कल में फंसे हुए हैं जिसमें गरीबी को, इग्नोरेंस, लालच और इनके साथ अन्याय, मतलब न्याय नहीं होता इनके साथ, इस तरह के साइकिल में फंसे हुए हैं ये। अब ये चिल्ड्रन जो है ना इस सोसाइटी में, फिरोजाबाद की सोसाइटी, बैंगल मेकिंग साइकिल जो है, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें जो बच्चे फंसे हुए हैं, चाइल्ड लेबर जो है, वो कैसे फंसे हुए हैं? 2 तरीके से फंसे हुए हैं, 2 चीजों के शिकार हैं वो। ठीक है, 2 तरह से अत्याचार हो रहे हैं। पहला क्या? एक तो वो गरीबी में पैदा हुए हैं, रिडन, पॉवर्टी रिडन फैमिली में पैदा हुए हैं विद द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक। एक तो वो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, और ऐसी फैमिली जो कि बैंगल मेकर्स की है, उसको कलंकित भी माना जाता है, उसको अच्छा भी नहीं माना जाता। हालांकि बुरा नहीं है, वो मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन उसको कौन अच्छा मानता है? मतलब ऐसा सोचो ना, समाज भी गलत नजर से देखता है इनको। ठीक है, तो स्टिग्मा ऑफ कास्ट है, गरीबी वाली फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए इसका तो शिकार है ही, मतलब गरीबी का शिकार। तो पहला। दूसरा, सपोज सप्रेस्ड बाय साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, और जितने भी लोग हैं सिस्टम में, गवर्नमेंट में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे एग्जीक्यूशन में हो, पुलिस वाले हो, सब लोग इनको दबाते हैं। कुछ भी पंगा कहीं होता है, सब लोग इनको मारते हैं बेचारे, ये सबसे डरते हैं। तो एक तो पहली बात तो ऐसी, समाज में पैदा हुए, गरीबी में पैदा हुए, इस बात का दुख, इस बात की वजह से लाचार है। और दूसरा, जब सिचुएशन पड़ती है कि कोई इनकी मदद करे, तो कोई इनकी मदद भी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, करेज डिसऑर्डर्ड, बैकबोन ब्रोकन, डिजायर टू ड्रीम एंड डेयर स्नफ्ड इन द चाइल्डहुड। अब क्या होता है, क्योंकि ये इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं गरीबी के साइकिल में, बाप भी गरीब है, बेटा भी गरीब है, आगे भी गरीब रहेगा, और ऐसा ही चलने वाला है हमेशा। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है, किस्मत अपनी मान ली है इन्होंने, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और बताया भी मैंने अभी क्यों फंसे हुए हैं, तो ये सपना देखना ही छोड़ देते हैं। पता है गरीबी का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है? और जब मैंने इस बात को रियलाइज किया ना कुछ टाइम पहले, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मतलब सबसे बड़ा इंपैक्ट गरीब इंसान का ये होता है कि वो बड़ा सोचना ही छोड़ देता है। वो कभी सोचता ही नहीं 2 रोटी से आगे। उसकी इच्छा भी, सपना भी होता है कि मैं यार रात को ना आज एक 2 रोटी नहीं मिलती, तो उसका सपना पता क्या होता है? बहुत बड़ी उसके लिए क्या होता है कि यार आज मैं डोसा खा लूं, आज मेरे को पेट भर के खाना मिल जाए, यार हमारे घर पे सारे लोग पेट भर के खाना खा लें। ये सपना होता है गरीब लोगों का, जो ऐसी लाइफ में जी रहे हैं। मतलब तो वो ये तो सोच नहीं सकते कि हम कभी किसी 5 स्टार होटल में जाए, वो तो है ही नहीं। इवन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स वो ये नहीं सोच पाते। कभी हम किसी कार में बैठे, किसी कार को देखे, कार लेना तो इम्पॉसिबल है ही। मतलब सोचो, तो सबसे पहले इंसान अगर अपाहिज करता है ना, कोई चीज अगर अपाहिज होती है गरीबी की वजह से किसी इंसान की, होती है सोच। वो बड़ा सोच ही नहीं पाता बेचारा। इसी वजह से इनकी जो डिजायर टू ड्रीम है ना, वो खत्म हो जाती है, एंड दे डेयर, उनकी जो हिम्मत है, करेज जो है, वो बचपन में ही टूट जाती है। और मुझे कहानी याद आती है यहां से, एक छोटी सी एक कहानी है ऊंट की, अगर आप लोगों को पता हो तो। ऊंट जो होता है कितना पावरफुल, कितना बड़ा होता है ऊंट, देखा है आप लोगों ने अच्छे से। लेकिन ऊंट का जो मालिक होता है ना, जब वो ऊंट को एक खूंटे पे उसका ऐसे बांध देता है बस, तो वहीं खड़ा रहता है, कहीं नहीं हिलता, वो बैठ भी जाता है वहीं। पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बचपन में जब ऊंट छोटा होता है ना, जब वो बहुत पावरफुल नहीं होता, तो मालिक जो है ना उसको एक खूंटे से बांधता है और उसको दिखाता है कि देख मैं तेरे को खूंटे से बांध रहा हूं। उसका जो पट्टा है ना गले में बंधा होता है उसके बड़ा सा, वो उसको खूंटे पे बांधता है। ऊंट खड़े होने की कोशिश करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो छोटा होता है बचपन में, बिल्कुल छोटा होता है, तो उसको तोड़ नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए वो स्वीकार कर लेता है अपने मन में कि यार ये खूंटा, जो पट्टा जो मुझसे बंधा हुआ है ना, ये कभी तोड़ नहीं पाऊंगा मैं। वो बैठ जाता है वहीं, जब भी उसका मालिक उसको बांधता है वैसे ही बैठता है। कमाल की बात यह कि जब ऊंट बड़ा हो जाता है और इतना पावरफुल है कि ऐसे 10 खूंटों को, ऐसे 10 पट्टों को तोड़ सकता है, तब भी उसके दिमाग में ये बात जो बचपन में उसने समझी थी कि यार ये खूंटे से बांधने से मेरी पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ये आज भी बनी रहती है। और अब जब वो बड़ा हो जाता है, तब भी उसका मालिक अगर उसको बांधता है ना ऐसे,
खूटे से, बस दिखा देता है ऐसे कि तेरे को तेरे खूटे से बांध रहा हूं मैं, इतने बड़े ऊंट को, तो वो भी आराम से बैठ जाता है, वहीं रुका रहता है, कहीं नहीं जाता भाग के। कमा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात यह है कि बचपन में जो आपके साथ होते हैं ना तजुर्बे, वो आपको लाइफ लॉन्ग पैरालाइज करके रखते हैं। अगर कुछ डर आपको बचपन में लगा या कुछ चीज आपने बचपन में समझ ली है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत पावरफुल हो जाएं, आपका माइंडसेट ऐसा अलाइन हो जाता है कि आप उस सोच से, उस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाते। ठीक है, तो बहुत जरूरी है उस लूप से बाहर निकलना। ये लोग की डिजायर और इच्छा सब खत्म हो जाती है बचपन में। एनीवे, मुकेश इस सोच में, अब राइटर क्यों तारीफ करता है, मैं भी भाई शाबाशी देना चाहूंगा इस बच्चे को। ऐसी जगह जहां सारा इनिशिएटिव खत्म हो चुका है, जहां बुजुर्ग लोगों ने स्वीकार कर लिया कि यही हमारी किस्मत है, उस जगह मुकेश एक एक्सेप्शन है। क्यों? और एक रे ऑफ होप है समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। कैसे? कि जहां पर लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हम लोग तो हमेशा इसी बैंगल मेकिंग के काम में फंसे रहेंगे, जवान होने से पहले हमारी आंखों की रोशनी हो जाएगी खत्म, हम लोग हमेशा गरीब रहेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ियां भी गरीब रहेंगी। उस एक समाज में मुकेश एक इकलौता बच्चा है जिसने एक सपना देखा है। हालांकि वो सपना बहुत छोटा दिख सकता है किसी को। क्या सपना देखा है इसने? कि दैट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। कम से कम एक रे ऑफ होप है कि ये उस साइकिल में, जहां पर जो गरीबी का साइकिल में फंसे हुए ना लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, उससे ये निकल के एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये सपना देखने की हिम्मत इसने करी है, इसलिए बहादुर है ये एक एक्सेप्शन है। इसलिए पोएट इसको बोलता है that he aspires to be a motor mechanic and also realizes that dreaming of airplanes would be overreaching himself. राइटर इससे, ऑथर इससे पूछती है कि तुमने कभी सोचा कि तुम हवाई जहाज में उड़ोगे ऐसा कुछ, या हवाई जहाज में बैठोगे? तो ये बोलता है वो तो मतलब वो बोलता है कि हमारे ऊपर से भी जहाज उड़ते नहीं है, मतलब ये हवाई जहाज की बात सोचना, ड्रीमिंग ऑफ एन एरोप्लेन, ये तो बहुत ही दूर की बात है। आयरॉनिकली हैरत की बात ये है, मजाक की बात ये है कि कुछ ही प्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से। कमाल की बात है, हाँ तो फ्रेज जो हवाई जहाज रीत से दूर है वो दिखता भी नहीं है इनको, इनके ऊपर से उड़ता भी नहीं है। इन वे यहां पर क्या बताया गया है एंड में कि भाई ऐसी जगह जहां पर मुकेश पैदा हुआ है ना, उस जगह बच्चों के दिमाग में आता ही नहीं है कुछ सपना देखने का, लेकिन इसने एक सपना देखा है। सपना छोटा सा है लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाता है मुकेश की, और हमको एज ए सोसाइटी हिम्मत देता है। ये होता है चैप्टर आपका यहां पर खत्म। मैं जानना चाहूंगा आप लोग क्या सीखे इस लेसन से। ये लेसन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर, लेकिन आप क्या सीखे इससे? क्या करना चाहिए हम लोगों को एज ए सोसाइटी? हम लोग भी कोई बहुत बड़े रईस लोग नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है कम से कम हम 2 समय आराम से, 3 समय आराम से खाना खाते हैं, मूवी वगैरह भी दिखाते हैं एक आध बार। अपनी इच्छा होती है कभी बाहर बर्गर खाने की, पिज्जा खाने की, तो वो भी हम अफोर्ड कर पाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, घर में गर्मी में एसी, ठंड में हीटर, ये सब अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसका मतलब हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अगर आप देखा जाए एक तरह से। जिसको भी ऐसा लगता है कि हम बेकार लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए। इन लोगों की, चाइल्ड लेबर्स की, जो बचपन में बेचारे, सोचो एक बार उनके साथ एम्पैथाइज करके देखना, आपको तब पता लगेगा ऐसा, तब जब आप ऐसी जिंदगी जीते, अगर आप बाई चांस चाइल्ड लेबर में फंस जाते कच्ची उम्र में, तो राइट। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं हम भाई, चाइल्ड लेबर्स के लिए? पहली बात तो सेंसिटिव हो जाए हम सोसाइटी। अगर आपके सामने कोई बच्चा आपको भीख मांगता हुआ दिखे, आपको कोई परेशान दिखे, कोई भी, ना सिर्फ एक बच्चा बल्कि कोई भी भिखारी है, कोई भी इंसान ऐसा दिखे जो कि मदद मांगने आ रहा है आपसे, उसको धुतकारे ना आप। कम से कम उसकी कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो, कुछ खाने के लिए दे दो, है ना। और सबसे बड़ी हेल्प एक इंसान की अगर आप कर सकते हैं तो उसको एजुकेट करके कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो अगर किसी को एजुकेट कर सकते हो, अपनी बुक्स दे सकते हो, किसी को थोड़ा सा कुछ पढ़ा सकते हो, कुछ भी, जो भी हेल्प आपसे बने। ये नहीं करा मैं कि आइडियलिस्टिक बन जाओ, कल से छोड़ दो सब और बच्चों को पढ़ाने में लग जाओ, नहीं नहीं, अपनी भी हेल्प करो। जो अब आप अपनी मदद कर पाओगे तभी किसी और की मदद करो। तो पहले अपने काबिल बनो, और साथ साथ अगर कहीं भी पॉसिबल है तो किसी गरीब की मदद कर सकते हो, जितनी उतनी कर दो। एक बिस्किट का पैकेट दे सकते हो वो दे दो, अपने खाने में से थोड़ा सा दे सकते हो वो दे दो। कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, डांट फटकार मत लगाओ उनको, ऐसे ट्रीट ना करो कि वो इंसान ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों की अगर हम मदद कर सकते हैं असली मायने में, तो गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए, क्या कि 14 साल का बच्चा जो चाइल्ड लेबर वाला रूल है उसको इंप्लीमेंट करे सही से। लेकिन इस रूल को इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? अब बच्चों को तो बहुत सारी जरूरत होती है नौकरी की, उनका घर परिवार का पेट चलता है, इसलिए जरूरत होती है, हो सकता है वो कर रहे हो नौकरी, इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अपने घर की। तो गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करने की जरूरत है, हम लोगों को एज ए सोसाइटी, एनजीओ वगैरह जो भी है, कलेक्टिवली क्या इंश्योर करने की जरूरत है कि 14 साल से कम बच्चों को एक तो मैंडेटरी एजुकेशन हो, फ्री एजुकेशन और मैंडेटरी एजुकेशन हो। सरकारी स्कूल जो है उनमें फ्री एजुकेशन मिले 14 साल से कम बच्चों को, और उनके लिए जाना कंपलसरी हो कि भाई तुमको पढ़ना ही है स्कूल में, ये रूल बनाओ। अब वो भाई अपना काम धाम जो पैसा वो कमा रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के स्कूल कैसे जाएंगे? आपने बना दिया मान लो एजुकेशन का सिस्टम, ये वाला रूल भी बना दिया कि 14 साल से कम बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी और जाना भी जरूरी है स्कूल, लेकिन वो कैसे जा पाएंगे अपना घर, अनलेस उनके घर में खाना हो। तो एक चीज और इंश्योर करनी जरूरी है गवर्नमेंट को, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल क्रूशियल है, क्या कि 14 साल से कम बच्चों को 2 समय या 3 समय का खाना मैंडेटरी फ्री मिले। और इसीलिए मिड डे मील जो है ना, स्कूल में सिस्टम चालू हुआ है, ये कई जगह अभी भी चल रहा है, जिसमें स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है कि बच्चे इसी बहाने स्कूल में आ जाएं कि उनको खाना मिलेगा। तो ये जो खाने का सिस्टम है ये हमको इंश्योर करना है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज उनको फ्री में मिल जाए 2 समय की रोटी, बस। बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान जैसे देश में जहां बहुत सारे
मतलब आबादी बहुत ज्यादा है वहां, जरूर मुश्किल है ये, लेकिन हम अगर सोसाइटी इसका उसको एज अ सोसाइटी अपना एम बनाएंगे तो हम जरूर कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग आने वाली जनरेशन के लॉ मेकर्स हैं, आप लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स, ना जाने क्या क्या बनेंगे आगे चल के, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी हो सकता है आपने से कोई इस क्लास में बैठा हुआ अगला आने वाला। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूं इसके लिए। ठीक है, दिस इज अ मोटिवेशन टू बिकम आईएएस। हाँ, और वो सारे बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अभी तक गरीबी में फंसे हुए हैं, उन सबको आई हैव माई हार्ट रीचेज आउट टू यू, मैं आप लोगों के साथ हूं। ऐसी सिचुएशन जैसी मैं आप हूं ऐसी से तो नहीं गुजरा, लेकिन काफी करीब से गुजरा हूं, बहुत मुश्किल समय देखा है मैंने भी, मेरी फैमिली ने भी। एंड आई एश्योर यू कि एजुकेट करिए खुद को, अगर आप एजुकेट अपने आप को कर पाए ना, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप इस चंगुल में, जो गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं, इससे निकल जाओगे भाई। आप अपनी फैमिली को निकाल दोगे, आप अपना पेट भी भर के सो पाओगे, आप उनका पेट भी भर के सो पाओगे, आप मदद कर पाओगे किसी और की भी। तो आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में जी रहे हैं अभी, उनके लिए, उनके साथ मेरा मेरा पूरा सपोर्ट है। और इतना आप लोगों को सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी एजुकेशन करना मत छोड़िएगा किसी भी तरीके से, चाहे कितनी मुश्किल झेलनी पड़े आपको। आई नो आप बहुत मुश्किल झेल रहे हैं, लेकिन जो भी करना पड़े उसके बावजूद आप लोगों को यह इंश्योर करना है कि आप अपनी शिक्षा पालें, और उसके बाद देखिए फिर आप कमाल कर देंगे। मतलब आप बिल्कुल कर पाएंगे सब कुछ जो आप चाहते हैं, आपने सारे अपने अचीव कर पाएंगे। अपने ड्रीम्स जो है उनको देखना मत छोड़िएगा, मुकेश की तरह जरूर जिस साइकिल में आप हैं उससे आगे बढ़कर एक सपना देखिएगा। ये मेरी सलाह आप लोगों को है। एजुकेशन जरूर अपलिफ्ट कर सकता है, तो कर लीजिएगा, है ना, इस काम को जरूर करिएगा, रुकिएगा मत, डू नॉट गिव अप, हिम्मत नहीं हारिएगा। ओके, मूविंग ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Why is मुकेश ड्रीम कंपेयर टू मिराज? मिराज होता है बच्चे मृत तृष्णा। आपको पता है ना डेजर्ट में क्या होता है कि आप दूर से देखते हो तो पानी दिखता है, पास जाके देखते हो तो नहीं होता है, उसको मृत तृष्णा बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। मुकेश के ड्रीम को इस चैप्टर में मिराज बोला गया, और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ, मतलब अभी 2024 में। क्यों 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 क्यों? अरे वाह, हाँ सर, इसलिए तो यहां पर आया हूं। करते रहो मेहनत, बिल्कुल चिंता मत करना, है ना। अभी कुछ ही समय कठोर समय होता है, बोला जाता है जब आपको लगे कि यार बहुत मुश्किल समय चल रहा है, तो उसके बाद आने वाला अच्छा समय। बदलता जरूर है समय की अच्छी बात यह है कि समय बदलता जरूर है। अभी आज मुश्किल चल रहा है तो कल अच्छा आएगा, तय है आना। और अगर आज अच्छा चल रहा है तो कल जरूर मुश्किल आएगा, ध्यान रखना। अगर आज मुश्किल समय चल रहा है आप लोगों का, तो रेस्ट एश्योर्ड कि कल अच्छा समय आएगा, मेहनत करते रहो बस। एनीवे, तो क्यों बोला है उसके ड्रीम को एक मृत तृष्णा? भाई राइटर ने ऐसी इच्छा, अप्रीहेंशन जताई है, डाउट जताया है कि जैसे कि डेजर्ट में एक मृत तृष्णा जो मिराज होता है, उसको जब आप देखते हो तो आपको दूर से लगता है कि वो है, लेकिन असल में नहीं होता वो। ऐसे ही मुकेश का सपना जो है ना, वो हो सकता है कि वो अचीव ना कर पाए, ये डाउट जताया है राइटर ने। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन उसकी है ना, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, और जो उसकी फैमिली कंडीशन है, हो सकता है उसकी वजह से जो वो कर रहा है बैंगल मेकिंग का काम, उसी में वो लगा रहे, वो जो ड्रीम है अपना उसको परसू ना कर पाए। इसीलिए उसके ड्रीम को एक मिराज से कंपेयर किया है। ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका ड्रीम जो है बहुत डिफिकल्ट है रियलाइज करना, अचीव करना, इसलिए। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन सीमा। अब इस आंसर को नहीं समझना, डिमोटिवेट ना होना इससे। ओके, इन स्पाइट ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग इन सीमापुरी, चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश आर नॉट डिवाइड ऑफ होप। हाउ फार डू यू अग्री? सीमापुरी और जो क्या नाम है, प्रिवेलिंग कंडीशंस है जो सीमापुरी में, जहां पर साहेब रहता है, तो ऐसी जगहों पर भी साहेब और मुकेश जैसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी होप जो है, अपनी उम्मीद जो है उसको नहीं छोड़ा है। ये कितना अग्री करते हैं आप इस बात से? बताइए 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 बताइए, प्लीज बताइए बराबर से। गॉड इज टेस्टिंग आवरसेल्व्स, नताशा सिंह सेज। हाँ, ऐसा मान लो, या हो सकता है भगवान तैयार कर रहा हो आपको कुछ बड़ा बनने के लिए। जो भी चीज जिसको भी बहुत बड़ा बनाना होता है ना, भगवान को उसको पहले तपाता है अच्छे से, डिफिकल्ट चैलेंजेस देता है लाइफ में, ताकि आगे वो हैंडल कर पाओ उनको, सिचुएशंस को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को, है ना। तो हो सकता है आपको तपा रहो आगे और अच्छी लाइफ दे ताकि आपको। ठीक है, एनीवे, तो इन स्पाइट ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग इन सीमापुरी, करेक्ट बात है बिल्कुल, दे हैव नॉट लॉस्ट देयर होप डिस्पाइट लिविंग इन सिचुएशंस। और ये तो मंडेला साहब ने ग्रेड 10 में आपकी एक स्टोरी है, नेल्सन मंडेला का चैप्टर, उसमें उन्होंने बोला है कि हाइट्स ऑफ जब भी एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, वो क्रिएट करता है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर क्रिएट होते हैं, तो इनकी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस झेल रहे हैं बच्चे, उसके बावजूद भी इन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा है। साहेब जो है वो स्कूल जाना चाहता है, वो पूछता रहता है राइटर से कि स्कूल कब खोल रहे हो आप, और मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो दिखाता है कि इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, एंड दे वांट टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस दे आर लिविंग इन, एंड बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि ऐसा कर ले, वो बहुत सारे लोग कर पाते हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. How is Mukesh's attitude of life different from that of his family and friends? Again, ये पहला क्वेश्चन जो था उसी से रिलेटेड एक तरह से, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। अब राइटर बोलती है जब मैं देखती हूँ फ्लैश ऑफ इट, होप की एक फ्लैश, एस्पिरेशन की, उम्मीदों की एक फ्लैश देखती हूँ, आई एम cheered, राइटर खुश हो जाता है।
हाउ इज मुकेश एटीट्यूड ऑफ लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स? कैसे मुकेश का एटीट्यूड जो है वो अलग है उसकी फैमिली और फ्रेंड्स से? तो ऐसे अलग है कि मुकेश की फैमिली और फ्रेंड्स जो है वो होप खो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं बिल्कुल, कि वो कभी भी अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदल पाएंगे। बट मुकेश जो है वो एक उसने होप नहीं खोई है। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। जो लाइफ उसकी दादी मां बोलती है ना कि गॉड गिवन लीनिएज है हमारा, उससे अलग हटके वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एक सपना वो देख रहा है जो कि इसके ग्रुप में जहां ये पैदा होता है बैंगल मेकिंग वाली कास्ट में, वो एक तरह से वहां पर नहीं देखा जाता है, इनिशिएटिव नहीं लेता है, कोई लीडरशिप नहीं है वहां कोई। डिस्पाइट दैट ही इज अ पर्सन जो कि करेज कर रहा है, बहादुरी कर रहा है एक सपना देखने की, जो कि अलग है। हो सकता है वो सपने को अचीव ना करे या करे, बट वो एस्पिरेशन तो जरूर है उसके मन में, और बहादुर तो वो जरूर है, इसलिए वो अलग है इन सब लोगों से जो इनिशिएटिव लेते नहीं है। ये एक इनिशिएटिव ले रहा है, एक सपना देख रहा है, वो सपना देखना छोड़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज ऑफ हिज एज? सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, यही क्वेश्चन आपको बस वर्ड चेंज करके पूछ लिया कि मुकेश बाकी लड़के जो उसके एज के होते हैं उनसे अलग कैसे है। तो दो तरह से बता सकते हो, एक तो वही जो इसकी सोच है जो हमने बात करी पिछले आंसर में, साथ साथ ये बता सकते हो बाकी एज, इस एज ग्रुप के बच्चे जनरली चाइल्ड लेबर वाला एंगल ला सकते हो। यहाँ किसी के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो जनरली स्कूल में जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपना बचपना एंजॉय करते हैं, बट मुकेश जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये आप बता सकते हैं दिस इज हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। इन अ वे इट शोज कि कितना जिम्मेदार और कमिटेड इंसान है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है। बाकी बच्चे इस एज के इनोसेंट होते हैं बहुत, तो लॉस ऑफ इनोसेंस वाला एंगल आप ला सकते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर यहाँ पर। ठीक है, इसके भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए हैं।